हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अपस्किल एजुकेशन। फ्रेंड्स, यूपीपीएससी 2021 का एग्ज़ाम अक्टूबर में है और उस सिलसिले में हमने लॉन्च की है अपनी ये टेस्ट सीरीज़ या कह लीजिए प्रैक्टिस सीरीज़। और इसमें हम कवर करते हैं ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर आपका यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। तो इसकी 3 सीरीज़ अभी तक हम लॉन्च कर चुके हैं और ये चौथी सीरीज़ है। अगर आपने किसी रीज़न से प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई है आपकी, या अच्छी है फिर भी आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं। ये सीरीज़ हम डेली डालते हैं इसमें यूट्यूब पर, और जो भी क्वेश्चंस हैं या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या उसी में से कुछ मॉडिफाइड क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें करेंट्स को हमने बहुत थर्ली कवर किया हुआ है, तो अगर आपका करंट नहीं तैयार हो पाए किसी रीज़न से तो ये वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी आपको मिलते रहें। और प्रीवियस ईयर के जो अभी प्रीवियस जो वीडियोस हमने डाले हुए हैं उनको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। पीडीएफ में नोट्स पाने के लिए लिंक में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला कहता है कि अंशी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। कौन से इंडियन स्टेट में है अंशी राष्ट्रीय उद्यान? देखिए, ये है आपके कर्नाटक में, कर्नाटका में है। और इसको देखिए पहले कहते थे ये एक टाइगर रिजर्व था, सुना होगा आपने, डांडेली अंशी, ये वाला सुना होगा, डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, या इसको अभी इसको काली टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, काली टाइगर रिजर्व भी इसको कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स अंडर यूनेस्को। यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क का भाग कौन है? जरा देख लीजिए कौन कौन से। देखिए, आपको पहले बता दें कि इंडिया में ये जो यूनेस्को की लिस्ट है बायोस्फीयर रिजर्व्स की, उसमें टोटल 12 हैं। ठीक है, इंडिया से टोटल 12 रिजर्व्स हैं। और इंडिया की जो अपनी लिस्ट है, एक इंडिया की अपनी लिस्ट भी है, उसमें टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो ये डेटा याद रखिएगा, इंडिया के अपने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क की लिस्ट में आती हैं। और इसमें देखिए दिहांग दिबांग, मानस, कोल्ड डेजर्ट, ये सारे इंडिया के हैं, मतलब इंडिया वाली लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। और ऑप्शन डी, सिमलीपाल एक ऐसा है जो इंडियंस में भी इंक्लूडेड है और साथ ही साथ यूनेस्को की लिस्ट में भी जो 12 है उनमें लिस्ट में एक है। ठीक है, सिमलीपाल अदरवाइज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओडिशा में पड़ता है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट इन इंडिया। देखो, रामसर वेटलैंड साइट्स क्या होती हैं, रामसर आर्द्रभूमि स्थल क्या होते हैं? वो सारी साइट्स जहां पर पानी है, जैसे नदियां हैं या झील हैं या कह लीजिए दलदल वगैरह हैं, जैसे सुंदरबन आपका हो गया, या इधर रन ऑफ कच्छ वगैरह हो गया, और बहुत सारी लेक्स आ जाती हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, चूंकि यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं, यहाँ पर बहुत सारे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही रिच होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको बचाने के लिए बहुत कोशिश की जाती है। तो क्या हुआ कि 1981 में, राइट, 1981 में एक आपका कंसोर्टियम हुआ, या कह लीजिए एक मीटिंग हुई। कहां पर हुई? रामसर में हुई। रामसर एक सिटी है ईरान की, तो वहां पर 1981 में एक सिटिंग हुई, मीटिंग हुई, जहां पर ये जो रामसर वेटलैंड वाला था आर्टिकल, इसको अप्रूव किया गया। और उसमें इंडिया की जो पहली रामसर वेटलैंड साइट है दैट इज चिलिका लेक। ओके, चिलिका लेक, चिलिका लेक जो है, देखिए वहां पर एक नदी पड़ती है, उसको हम कहते हैं दया रिवर, दया नदी है। और ये कौन से स्टेट में है? चिलिका बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा, ये ओडिशा में पड़ती है। अदरवाइज देखो, पुलिकट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन, वेम्बनाड, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये सारी लेक्स देख लीजिएगा एक बार कहां कहां लोकेटेड है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्पीशीज इज लिस्टेड इन एंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ IUCN। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो संकटग्रस्त सूची निकालता है। ठीक है, उसकी रेड लिस्ट बुक होती है, तो उसमें क्या क्या जो पेड़ हैं और जो जानवर हैं उनके लिए लिस्ट निकाली जाती है।
और अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं उसमें एक कैटेगरी होती है एंडेंजर्ड की, यानी कि जिनको खतरा है, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं या आने वाले समय में या अभी ही इनका नंबर जो है वो क्वांटिटी वाइज घटता चला जा रहा है। ठीक है, तो उसमें देखो इंडिया की कौन कौन सी स्पीशीज हैं देख लीजिए जरा। टोटल अभी 7 स्पीशीज हैं, लेकिन उसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसमें यहाँ पे लिखी हुई है। एशियाटिक लायन है, यस। नीलगिरी तहर भी है, कश्मीरी लाल बारासिंगा भी है, काला हिरन भी है, और इसमें आपका जो बंगाल टाइगर है वो भी है। ठीक है, यहाँ ब्लैक बक दिया हुआ, बंगाल टाइगर भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस। कौन से ईयर में क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है। तो देख लेते हैं, ये अलग अलग देखिए आपको क्या दिए, अलग अलग एक्ट्स दिए हुए हैं, एनवायरमेंटल एक्ट्स हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी लिस्ट जरूर बना लीजिएगा और जरूर 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 पढ़ लीजिएगा। हर बार ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहता है पेपर में। पहला दिया हुआ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, तो ये जल प्रदूषण अधिनियम जो आपका आया। फिर दिया आपको वायु प्रदूषण दिया हुआ है, फिर आपको वन्य जीव दिया हुआ है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दिया हुआ है। तो जरा ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले जो आया था देखिए, ये वाइल्ड लाइफ था, ये 72 में आया। ओके, 1972 में आया। उसके बाद में आपका वाटर पोल्यूशन आया, 1974 में आया ये। उसके बाद वायु प्रदूषण आपका आ गया 1981 में, और फाइनली आपका रहा ये पर्यावरण या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, EPA, ये दिस केम इन द ईयर 1986। डेट्स याद रख लीजिएगा। तो देख लीजिए सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा 3, और 3 के बाद में आपका आ जाएगा 1, 3-1 वाला एक ही ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे आते हैं। प्राकृतिक रबड़ को सुदृढ़ करने हेतु तो उसमें क्या मिलाया जाता है। ठीक है, रबड़ को क्या हार्ड बनाने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं। देखिए सल्फर, नहीं, सल्फर इसमें मिक्स करते हैं शेप देने के लिए। ठीक है, हार्ड करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन मिलाने से क्या होता है, रबर हार्ड हो जाता है, और फिर उसको इसे दस्ताने वगैरह बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2। आगे आ जाते हैं, देखिए फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। एलपीजी कंसिस्ट ऑफ ब्यूटेन, प्रोपेन एंड मीथेन। देखिए एलपीजी हो गया, वाटर गैस हो गई, कोल गैस हो गई, इस पर क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से साइंस सेक्शन में जरूर कवर कर लीजिएगा। तो इसमें दिया हो कि एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है, उसमें कौन कौन सी 3 गैसें होती हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन। जी नहीं, मीथेन नहीं होती है, सिर्फ प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, मीथेन नहीं होती, तो ऑप्शन 1 गलत है। दूसरा कहा गया कि मिथाइल मरकैप्टन को हम मिलाते हैं, उसमें क्यों मिलाते हैं, क्योंकि अगर लीकेज हो रहा हो तो हमको पता चल जाए, क्योंकि एलपीजी ऑर्डरलेस होती है, उसमें अपनी कोई गंध नहीं होती है। तो जब अपनी कोई गंध नहीं तो पता कैसे चलेगा भाई लीकेज हो गया। उसके लिए क्या है, उसमें एक गैस मिला दी जाती है जिसको हम कहते हैं मिथाइल मरकैप्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। ओनली 2 इज द राइट आंसर। आगे आते हैं। निम्नलिखित को अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया की तीव्रता के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। आपको कुछ मेटल्स दिए हुए हैं और आपसे क्या बोला गया है कि ये दूसरे सब्सटेंसेस के साथ इनकी रिएक्टिविटी जो होगी, अभिक्रिया जो होगी कितनी तेज होगी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कीजिए। तो देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होती है वो होती है पोटेशियम की, इसको ऐसे के लिखा जाता है, पोटेशियम की। उसके बाद है सोडियम की, पोटेशियम, सोडियम। उसके बाद में आपके आती है कैल्शियम, और फाइनली आपकी आती है मैग्नीशियम। देख लो क्या होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो देख लीजिए क्या दिया हुआ, 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2, 4 किसमें दिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या दिया हुआ है कि जंग लोहे का भार बढ़ा देती है। अच्छा, क्या वेट इंक्रीज हो जाता है जंग से कि कम हो जाता है, इसमें कह रहा है डिक्रीज हो जाता है, कि जंग लोहे का भार घटा देती है, बताइएगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर वेपर इन द एयर। भाई हवा में जो वाटर वेपर है, जो जल वाष्प है, उसके साथ में कौन रिएक्ट करता है, लोहा रिएक्ट करता है, उसकी वजह से जंग होती है। देखिए पहला वाला तो ऑप्शन बाद में बात करते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जंग लगने से लोहे का वेट कम हो जाता है। जी नहीं, जंग जब तक कोरोजन टोटली उसका ब्रेकेज ना होने लगे तब तक कम नहीं होता, उसका वेट बढ़ जाता है क्योंकि वाटर कंटेंट उसमें आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, 1 तथा 3, ये तीनों दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम के अयस्क हैं? अयस्क मतलब क्या होता है? जब मिट्टी से हम माइनिंग करते हैं तो हमको मेटल अपने जैसे सफाई के साथ में नहीं मिलता है, तो वो कुछ चीज़ों में घुला हुआ मिलता है, उसमें 1 या 2 मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मिक्सचर मिलता है एक, तो उसको बाद में हमको एक प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उसकी प्योरीफाई करना पड़ता है, तब जाकर के हमको एग्जैक्ट मेटल मिल पाता है। तो वो जो मिक्सचर मिलता है हमको, वो कंपाउंड जो है उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओर या अयस्क। तो ये जो अयस्क हैं या ओर हैं, देखो कौन कौन से हैं? बॉक्साइट, सभी को मालूम है कि बॉक्साइट तो होता ही है, कोरंडम भी है, फेल्सपार भी है और क्रायोलाइट भी है, ठीक है। कहीं जहां भी आपने ये सेक्शन बनाया हो, नोट्स आप बना रहे हो, लिख लीजिएगा, ये चारों के चारों एल्यूमिनियम के ओर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको 2021 का ओलंपिक लॉरेल अवार्ड मिला हुआ है? देखिए ओलंपिक्स पर हमने डिटेल डिस्कशन किया है, जो वीडियो मैंने बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। 2 ओलंपिक्स हैं, एक आपका पैरालंपिक्स है और एक आपका 2020 ओलंपिक्स है जो कि अभी आपका जापान में हुआ है। दोनों का डिटेल वीडियो बनाया हुआ, उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि लॉरेल अवार्ड क्या होता है, पहला किसको मिला है, वटेवर जो भी इससे रिलेटेड बातें हैं सब उसमें अच्छे से बताई गई हैं। देखिए ये दिया गया है मोहम्मद यूनिस को, और मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं। अगला आते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2021 में काव्य में पुलित्जर प्राइज दिया गया है? पोएट्री में देखिए पुलित्जर प्राइज किसके लिए दिया जाता है? पुलित्जर प्राइज आपको देते हैं, एक तरह से कह लीजिए कि न्यूज़ के लिए दिया जाता है, ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया या ऑनलाइन न्यूज़ हो गई, या उसको आप जर्नलिज्म कह सकते हैं। साथ ही साथ ड्रामा के लिए भी दिया जाता है, म्यूजिक के लिए भी देते हैं और पोएट्री के लिए भी देते हैं। तो इसमें पोएट्री के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है आपको नतालिया डियाज को, नतालिया डियाज को दिया गया है, और इनकी पोयम थी, उसका नाम था पोस्ट कॉलोनियल लव। बहुत न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी पोयम का नाम था पोस्ट कॉलोनियल लव एंड द नेम ऑफ द पोएटेस इज नतालिया डियाज। ये कहाँ की हैं? शी बिलोंग्स टू यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना परफॉर्मेंस सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है? देखिए ये 2020 में आपको पता है कि महामारी कैसी आई, 2021 में फिर से आ गई, तो उस समय ये परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला गया, कोरोना परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, ये 2020 है एक्चुअली, 21 नहीं है, और जनवरी में कॉन्फर किए गए रैंक्स, तो उस रैंक में इंडिया का जो मिला है 86 रैंक मिला हुआ है, राइट। अब जरा बता दें ये कंडक्ट कौन कराता है? ठीक है भाई, इसको कंडक्ट कौन कराएगा? तो एक लुई इंस्टीट्यूट करके है ऑस्ट्रेलिया का, वो इसको कराता है, और इसमें रैंक्स देख लेते हैं भाई, रैंक्स किसको मिली है? सबसे पहली रैंक आपको मिली है न्यूजीलैंड को, दूसरी रैंक आपको मिली है वियतनाम को, VIET वियतनाम आपका हो जाता है, लास्ट रैंक मिली है ब्राजील को, ठीक है। एशिया की अगर हम बात कर लें तो एशिया में जो बेस्ट रैंक मिली है दैट इज श्रीलंका को मिली है। कितनी रैंक मिली है? ये ओवरऑल इनको 10th रैंक मिली है, ठीक है, इनको 10th रैंक मिली हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स, सही कथन बताइए। दादरा तथा नागर हवेली में 2 जनपद हैं एवं दमन दीव में 1, तो दमन और दीव में 1 डिस्ट्रिक्ट है और दादरा एवं नागर हवेली में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अच्छा, दूसरा देखते हैं कि बोथ ऑफ देम वर अंडर पोर्टुगीज कंट्रोल अंटिल दिसंबर 1961, 1961 दिसंबर 1961 तक पुर्तगालियों के संरक्षण में थे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये दिसंबर 1961 में इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अंडरटेक किया था, उसके पहले तक ये पोर्टुगीज कंट्रोल में थे। और इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, क्या हुआ कि इसमें डिस्ट्रिक्ट्स का जो नंबर है वो एक्सचेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो दमन एंड दीव में कितनी है? 2 हैं, और दादरा एंड नागर हवेली में 1 डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे कर लीजिएगा, सिर्फ नंबर्स एक्सचेंज कर दिए गए और कुछ नहीं है। तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा, इसका सही कथन क्या होगा? ओनली ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे पद्म विभूषण 2020 अवार्ड नहीं मिला है? आपको मालूम है पद्म अवार्ड्स कैसे दिए जाते हैं? सबसे पहले होता है पद्मश्री, फिर दिया जाता है पद्म भूषण,
और फिर देते हैं पद्म विभूषण। ठीक है, ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं। और सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो कौन से होते हैं? वो भारत रत्न होते हैं। तो 2021 में जो पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें देखिए शिंजो आबे हैं, ये जापान के हैं, इनको दिया गया है। एसपी बाला सुब्रमण्यम को पोस्टमसली दिया गया, दैट मीन्स इनकी डेथ हो चुकी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिनको पोस्टमसली या मरणोपरांत दिया जाता है वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर नरेंद्र सिंह कपानी जी को भी दिया गया। ये कौन थे? इन्होंने जो फाइबर ऑप्टिक केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल जो यूज़ किया जाता है इंटरनेट में, ठीक है, उसको बहुत एडवांस बनाया था, तो इसके लिए इनको भी दिया गया है। क्या दिया गया है इनको? पद्म विभूषण दिया गया है। किसको नहीं दिया गया है? देखिए ऑप्शन डी है तरुण गोगोई। तरुण गोगोई को नहीं दिया गया। इनको क्या दिया गया है? इनको दिया गया है पद्म भूषण। ये देख लीजिएगा, पद्म भूषण दिया गया है। तरुण गोगोई बहुत दिन आसाम के चीफ मिनिस्टर रहे। आगे आते हैं, कौन कौन से इनकरेक्टली मैच्ड जरा देख लो भाई। ये सारे वॉल्केनोज दिए हुए हैं, ध्यान से देखना, ये सारे के सारे वॉल्केनोज हैं, ज्वालामुखी हैं। कौन कौन से मिक्सचर देखो, माउंट स्ट्रोम्बोली इटली बिल्कुल सही है। माउंट पीली मार्टिनिक आइलैंड, ये भी सही है। माउंट क्राकटाओ इंडोनेशिया, ये भी सही है। और माउंट एल्ब्रूज रॉस अंटार्कटिका। ठीक है, देखिए माउंट एल्ब्रूज जो है ये रॉस अंटार्कटिका में नहीं है, ये यूरोप में है। ठीक है, इट इज इन यूरोप। वहां पर जो है उसका नाम है एल्ब्रॉस, माउंट एल्ब्रॉस। ये कहां पर है? ये रॉस आइलैंड में। नाम मिलते जुलते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एल्ब्रॉस इज इन रॉस आइलैंड और एल्ब्रूज जो है ये आपका ग्रीस में पड़ता है, यूरोप में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला गलत मिल गया है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे दर्शाना, कैसे दर्शाएंगे? देखिए, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू। देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपका पड़ेगा नंदा देवी, सबसे पहले पड़ेगा नंदा देवी, और नंदा देवी के बाद में फिर आपका पड़ेगा माउंट एवरेस्ट। नंदा देवी के बाद में पड़ेगा माउंट एवरेस्ट। देखो माउंट एवरेस्ट के बाद में पड़ेगा मकालू, और फाइनली मकालू के बाद में पड़ेगा आपका ये कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा फाइनली आपका पड़ेगा मकालू के बाद में, सिक्किम में। तो इसको जरा अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए मकालू के पहले एक और भी है, उसको हम कहते हैं मनसालू। तो ये मनसालू जो है माउंट एवरेस्ट के पहले पड़ जाता है, तो इससे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। आंसर देखो क्या, पहला दूसरा, पहला नंदा देवी है, दूसरा माउंट एवरेस्ट है, नेक्स्ट इज 4, ये आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से सुमेलित हैं? करेक्टली मैच देख लो कौन कौन से भाई। ढेबर लेक मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। और ढेबर लेक जो है ये एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, या एशिया की दूसरे नंबर की मैन मेड लेक है। दूसरा दिया उकाई झील, उकाई झील गुजरात की है, ये भी आर्टिफिशियल लेक है। तीसरा दिया हुआ रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश की, जी हाँ ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लेक है। और फिर दिया हुआ चोलामू, चो क्या एक्चुअली इसको कहते हैं सोलामू, है ना। सो का मतलब होता है लेक, सो का मतलब होता है लेक। सो मोरिरी सुना होगा आपने, पेंगोंग सो सुना होगा, अभी चाइना के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो सोलामू है, उसको चोलामू कह देते हैं। और ये चोलामू जो है अरुणाचल प्रदेश में ना होकर के सिक्किम में है। कहां पर है? इट इज इन सिक्किम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1, 2 एंड 3 आर करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन बी, जबकि 4th वाला ऑप्शन गलत है। अगला आते हैं, कौन गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं? बताइए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी? प्रवरा, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती। प्रवरा, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती, ये चारों की चारों हैं। ठीक है, ये चारों की चारों हैं। एक और है, उनका नाम है वेनगंगा। वेनगंगा, पेनगंगा, ये दोनों क्या हैं? ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं।
लिख लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 2 3 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीवियस ईयर में हमने ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात की थी, उसके पहले इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात की थी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी जरूर देखिए, एक वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, सारे वीडियोस देखिए तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे ही हंसते खेलते कवर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, भारत अपने कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? बताइए भाई, कितने देशों के साथ सीमाएं साझा कर रहा है, देख लेते हैं। सबसे पहला आपका किसके करेगा, पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के बाद में फिर आपका अफगानिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान के बाद में फिर चाइना करेगा, चाइना के बाद में फिर नेपाल आ जाएगा, और नेपाल के बाद में फिर आपका भूटान है, भूटान के बाद में म्यांमार है, और म्यांमार के बाद में कौन बचेगा आपका, बांग्ला बच जाएगा, बांग्लादेश बच जाएगा। कितनी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ओके, 7 कंट्रीज के साथ में ये साझा करेगा। आगे आ जाते हैं, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड बाई, आत्मीय सभा किसने फाउंड की थी, राजा राम मोहन राय ने, जी हाँ बिल्कुल की थी। और इन्होंने आत्मीय सभा के साथ साथ ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। ब्रह्म समाज याद होगा आपको, याद रखिएगा कि ब्रह्मो समाज और साथ ही साथ आत्मीय सभा दोनों को इन्होंने ही स्टैब्लिश किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित की, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ही की। फिर सत्य शोधक समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की, सही है ये, नहीं नहीं ये सही नहीं है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले जी ने की थी, ज्योतिबा फुले जी ने की थी। ठीक है, मैच कर लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा। तो सही कथन कौन कौन से हो गए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन तीसरी गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं था? Who among the following was not present at the third round table conference held at London? देखो पहली तो कोई गया ही नहीं था, दूसरी में गांधी जी गए थे, और तीसरी में कौन शामिल था भाई, बता दीजिए। भीमराव अम्बेडकर थे, जी हाँ, दलितों के मसीहा बनकर गए थे। सरोजनी नायडू जी भी गई थी, जिन्ना भी गए थे, गांधी जी तो ऑब्वियसली गए ही थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, नहीं ये नहीं गए थे। ठीक है, यही नहीं गए थे बस, बाकी पूरी बारात पहुंची थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये 16 महाजनपद हैं, वैदिक कल्चर जब पढ़े होगे तो देखोगे 16 महाजनपद थे। अंग मल्ल कौशल पांचाल, अंग मल्ल कौशल पांचाल, ऐसे अगर हम मैप बनाए इंडिया का, अगर तुम कुछ ऐसे करके मैप बनाओगे ना, ये यूं करके जाएगा, कुछ नीचे करके, है ना, तो इधर देख लोगे, इधर यहाँ पे तुम्हारी अंग है, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ मल्ल है, फिर ये कौशल है, और ये पांचाल है, ऐसे करके बनेंगे ये। तो अंग मल्ल कौशल पांचाल, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस दिया हुआ है। कैसे, पूर्व से पश्चिम जाना है ना, आपको ईस्ट से वेस्ट जाना है, तो ये अंग है, ये मल्ल है, ये कौशल है, और ये पांचाल है। अंग वैसे भी ईस्टर्न मोस्ट कह लीजिए महाजनपद थी आपकी, और वेस्टर्न मोस्ट में आपकी कंधार हो जाती है। अगला आ जाते हैं, राजा भोज कौन से वंश के शासक थे? बताइए भाई, शासक कौन से वंश के थे, कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे, बताइए। चौहान के थे, नहीं चौहान के नहीं थे। चंदेल थे, नहीं चंदेल भी नहीं थे, परमार थे, ठीक है, ही वॉज परमार। और इनको मैथमेटिक्स का, साइंस का अच्छा नॉलेज था। इन्होंने वहां पर एक तालाब खुदवाया था भोपाल के साउथ में, जिसको कहते थे भोजताल, और उस भोजताल के नाम पर ही सिटी का नाम पड़ गया भोपाल। ठीक है, इसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में इसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। बाकी चौहान आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान वगैरह, तो अलग अलग हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसके सिजदा तथा पैबोस प्रथा का आरंभ किया? भाई सिजदा और पैबोस क्या है, पहले तो ये समझो। सिजदा का मतलब ये है कि आप आएंगे तो जो भी सुल्तान बैठा होगा तो सुल्तान के सामने क्या करेंगे, दोनों घुटने रखेंगे और जमीन में अपना सर टिकाएंगे, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट में, ये हो गया सिजदा। पैबोस का मतलब क्या होता है कि आप जाएंगे, सुल्तान के पैर को पकड़ेंगे,
और उसके पैरों को चूमेंगे, किस करेंगे, क्योंकि वो सुल्तान है। किसने स्टार्ट किया था? देखिए ये एक्चुअली एक पर्शियन, ईरान से आया था सिस्टम ये। और उस समय जो भाई साहब थे, नाम सुना होगा घियासुद्दीन बलबन, स्लेव डायनेस्टी कुछ याद आया होगा, इल्तुतमिश याद आए होंगे, जो कि इनको लेकर के आए थे। तो घियासुद्दीन बलबन ने ये प्रथा शुरू की थी। और ये जो घियासुद्दीन बलबन है, इन्हीं को भैया उल्लूग खान भी कहते थे। उल्लूग खान, ठीक है। उल्लूग खान मतलब होता है जो सबसे बड़ा लीडर हो, जो सबसे बड़ा सम्राट हो, और स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किया। ओके, आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में प्रतिभागी नहीं है? देखिए राज्यसभा की सीटें जो हैं, तो हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से कुछ ही यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो राज्यसभा में हैं और बाकी राज्यसभा में नहीं है। चैनल भैया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो अभी तक। कौन कौन सी नहीं है देख लो जरा। अंडमान निकोबार का प्रेजेंटेशन है, नहीं है। लक्षद्वीप का है, नहीं है। पुडुचेरी का है, पुडुचेरी का तो है। चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ का नहीं है। सिर्फ पुडुचेरी और दिल्ली, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी, ये दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका पार्टिसिपेशन राज्यसभा में है, बाकी का हस्तक्षेप नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी, क्योंकि पुडुचेरी का तो पार्टिसिपेशन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत की सिंचित निधि से किए जाते हैं? ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, उसमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स उससे कैरी आउट किए जाते हैं? पहला पढ़ लो भाई, राष्ट्रपति का वेतन। जी हाँ, इनका वेतन और साथ ही साथ जितने इनके एमोल्यूमेंट्स हैं, जितने भत्ते हैं, वो सारे के सारे इसी से जाते हैं। फिर राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर, जी हाँ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन हो गए, इनका सबका भी सैलरी और अलाउंसेस सब इसी से कटते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनकी भी सैलरीज, इनकी भी अलाउंसेस और जो भी वेजेस इनको अगर कोई मिलते हैं तो वो सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारिया आयोग की सिफारिशें किससे संबंधित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमीशन है ये, ठीक है। सारे कमीशन एक बार जरूर देख लीजिएगा, सारी कमिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज एक बार जरूर देख लीजिएगा, देख कर ही एग्जाम में जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। तो सरकारिया कमीशन किस चीज से रिलेटेड है भाई? देखिए ये सेंटर और स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सरकारी आयोग की सिफारिशें जो हैं वो सेंटर और स्टेट रिलेशंस या केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं और ये एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन, एक बार क्या कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? पंचायती राज पर जितनी भी कमिटीज हैं वो सारी की सारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पिछले वाले वीडियो में यानी कि सेट 3 में मैंने डिटेल में डिस्कस की हैं, जाकर जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बलवंत राय मेहता कमेटी, ये भी उसी से रिलेटेड है, टीयर 1 टीयर 2, अगर याद हो तो देख लीजिएगा। फिर अशोक मेहता कमेटी, ये भी भाई रिवाइवल करना चाहिए। फिर ये आपकी राव कमेटी है, ये भी उसी से रिलेटेड है। एलएम सिंघवी कमेटी ने फाइनली आंसर दिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एलएम सिंघवी कमेटी। इन्होंने कहा था कि ये जो आपका पंचायती राज है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा इसको दिया जाना चाहिए। फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? बताइए भाई कौन सा आर्टिकल है? इसका आंसर होगा आर्टिकल 155। स्टूडेंट्स होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, होप क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, एग्जामिनेशन आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर अच्छी लग रही वीडियोस, अगर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियो का वेट कीजिएगा। जो डिटेल्स आज बताए हैं इनको कहीं ना कहीं कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा और टाइम टू टाइम इनको रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।